A very good morning to all my dear friends. आज 20th सितंबर 2022 है. This is the Hindu Analysis. Welcome to Curiously Education, the official channel of प्रशांत मावानी. दोस्तों आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं. नंबर 1, ये द हिंदू का आर्टिकल है. इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग. एक एक्स डिप्लोमेट ने इस आर्टिकल को लिखा है और यहाँ पर बात की है स्मार्ट डिप्लोमेसी के बारे में कि स्मार्ट डिप्लोमेसी जो है वो करने का राइट वक्त है. और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो इस आर्टिकल में दी गई है. इट्स अबाउट पाकिस्तान में जो फ्लड आया, राइट, जो बाढ़ आई और इसकी वजह से कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग प्रभावित हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. मैप को भी देखेंगे. द पीस प्रिंसिपल, ये आर्टिकल भी जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, राइट. जो पहला वाला है तो आप इसको भारत और हमारा जो नेबरहुड है उसके साथ जोड़ सकते हैं. ये वाला आर्टिकल जो है द पीस प्रिंसिपल, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ है और कैसे भारत एक शांति का दूत जो है वो बन सकता है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है. फंडिंग द फ्यूचर, अब हमने कई बार बातचीत तो की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, और मैंने बार बार ये चीज़ बताई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर ये हमारे देश में उतनी ज़्यादा नहीं होगी, मीन्स अब देख लीजिए यूएसए को, तो यूएसए आज जहाँ पर हैं उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उन्होंने हमेशा इन्वेस्टमेंट किया है. हमारे यहाँ पर क्या है कि आज भी उतना जो पैसा एनर्जी इन्वेस्ट होनी चाहिए R&D के पीछे उतनी नहीं हो रही है. तो इसके बारे में बात करने वाले हैं. कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े यहाँ पर आपको मिलेंगे. नोइंग द किलर, सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी एक बेंच इस विषय पर जो डेथ पेनल्टी है तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उसको समझेंगे. इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है. फंडामेंटल राइट्स और ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है. एंड पैडी परचेज स्कैम, पंजाब में एक बहुत बड़ा कौभांड सामने आया है, राइट. जो कहता है ना बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं. तो देखते हैं, राइट, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे. तो लेट्स क्रैक ऑन, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट वन. It is the people of Pakistan who are suffering. Humanitarian act, ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है, पढ़िए. A humanitarian act can also be part of a smart diplomacy. Humanitarian act और smart diplomacy, अगर हम किसी देश की मदद करते हैं, अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, उनकी एड करते हैं डिफ़िकल्ट समय में, तो दैट इज़ ऑल्सो स्मार्ट डिप्लोमेसी. हमने श्रीलंका के साथ क्या किया, वही चीज़ की, राइट. श्रीलंका डिफ़िकल्टी में आज भी हैं, लेकिन जब वो क्राइसिस की शुरुआत हुई, इकोनॉमिकल क्राइसिस की, तो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, फ्यूल सप्लाई किया, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई, फर्टिलाइज़र और बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत पहुंचाने लगा. क्यों? क्योंकि मुसीबत के वक्त में अगर हम हमारे मित्रों की, दोस्तों की मदद ना कर सके, राइट, तो फिर भारत पर कोई भरोसा नहीं करेगा. अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप जो हैं एक अलग लेवल के हैं. उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं हम, राइट. कितने युद्ध हुए थे, LOC पर क्या इश्यू चल रहा है, ये सारी चीज़ें साइड में रख देते हैं. स्मार्ट डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैंने कई बार इसी लेक्चर में, इसी सीरीज़ में कई बार मैंने कहा है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस सार्क, राइट. ये ग्रुप के तो पार्ट हैं ही, साउथ एशिया जो रीजन है उसके भी दोनों पार्ट हैं. आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आप एक चीज़ जो चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ योर नेबर. आप अपने जो पड़ोसी हैं उसको चेंज नहीं कर सकते. और बहुत सारे एथिक्स की किताबों में, बहुत सारी जो धर्म की किताबें हैं वो भी यही कहती हैं, बहुत सारे धर्म भी यही कहते हैं कि अगर आप अपने एक अच्छे नेबर बन पाए आप, तो भी बहुत मीन्स दैट इज़ ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट. तो हम अच्छे नेबर बनने की कोशिश करें, बट वी हैव टू डिफ़िकल्ट नेबर्स. एक तरफ है चाइना, एक तरफ है पाकिस्तान, राइट. और अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है साउथ एशिया की. ऑफ कोर्स चाइना जो है वो साउथ एशिया में नहीं आता है, लेकिन एशिया में आता है. लेकिन साउथ एशिया में ऐसा है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, और यहाँ पर एक बड़ा देश जो है चाइना, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है. और ये दोनों का नेक्सस है. हमारा देश जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो अकेला इन दोनों के साथ एक तरफ यहाँ पर और एक तरफ यहाँ पर लड़ रहा है. हम अपनी कोशिश करें अपने आप को डिफेंड करने की, अलग अलग लेवल पर कोशिश करते आए हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो चलो चलती रहती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही सीवियर है.
इसकी शुरुआत हुई 14 जून 2020 से, जब सिंध और बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, सिंध में 784% ज़्यादा बारिश हुई, जो नॉर्मल टाइम में होती है उससे 784%। और ये मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान के हैं वो बताते हैं। बलूचिस्तान में 500% ज़्यादा बारिश हुई। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर अगस्त 2021 और अगस्त 2022 का डिफरेंस देखिए। ये नॉर्मल रीजन, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, नदियाँ हैं, राइट, यू कैन सी द स्ट्रीम्स एंड थिंग्स, लेकिन उतना ज़्यादा पानी नहीं है। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पानी है। और यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, आई एम श्योर आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, कई दिनों से अलग अलग न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो इसको दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम इसमें गहराई में, ये जो पानी दिख रहा है उसकी गहराई में नहीं, इस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। एंड यू कैन सी हियर डिफरेंस, ये जो दिख रहा है ना, ये छत है, राइट। कितने सारे लोग, मीन्स पाकिस्तान के आंकड़ों पर नज़र डालें तो थर्ड ऑफ इट्स टेरिटरी इज अंडर वाटर। थर्ड यानी कि लगभग 33% जितना पाकिस्तान जो है वो भी फिलहाल ये पानी में सबमर्ज हो चुका है, नियरली सबमर्ज हो चुका है। और एक चीज़ हमेशा याद रखेगा इस चीज़ को, जब भी जहाँ पर पानी को लेकर अगर कोई डिज़ास्टर होता है, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर बाढ़ आ गया, राइट, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं पर अर्बन फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई, तो वहाँ पर जो दूसरी इनिंग होती है, पानी तो चला जाएगा लेकिन पानी की वजह से होने वाले जो डिजीज़ हैं, जिसको हम कहते हैं वाटर बोर्न डिजीज़, तो वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान में भी हो रही है। 1400 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। और 33 मिलियन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। 2 मिलियन एकर्स ऑफ फार्मलैंड पानी के अंदर हैं, नियरली बर्बाद हो गई ये ज़मीन, राइट। 5735 किलोमीटर की ट्रांसपोर्ट लिंक जो है वो प्रभावित हुई है। 1.6 मिलियन हाउसेस वॉश्ड अवे। ये 1.6 मिलियन वॉश्ड अवे, ये 16 लाख घर जो हैं वो तो ऐसे तबाह हो गए। लेकिन जिन घरों में पानी आ गया है 1 फीट 2 फीट 3 फीट जितना, तो उन घरों की हालत भी ख़राब ही होगी। एंड 7,50,000 जितना लाइफ स्टॉक जो हैं, पशुधन जो हैं वो बर्बाद हो गया। तो इतनी गरीबी और ज़्यादा फैलेगी। वैसे भी पाकिस्तान की सिचुएशन जो है इकोनॉमिकली इतनी अच्छी नहीं थी, अब और ज़्यादा मुसीबत जो है वो पाकिस्तान पर आई है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट, दिस इज़ अ वेकअप कॉल। मैं आपको बता दूं, एंटोनियो गुटरेस साहब जो हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब, एंटोनियो गुटरेस साहब, तो वो गए थे पाकिस्तान। और पता है उन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान जब वो गए तो उनका ये स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान जो है इट्स लाइक ए विंडो, और इस विंडो से, ये खिड़की जो है, इससे मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है। मतलब ये है कि जो बाढ़ हुई ना, ये जो बाढ़ आई है, जो तबाही हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है ये, पे अटेंशन। उन्होंने कहा है कि ये जो तबाही हुई है, तो ये तो सिर्फ एक खिड़की खोल के हम जब बाहर की दुनिया देखते हैं, तो दिस इज़ लाइक कि पाकिस्तान जो है इट्स लाइक ए खिड़की, और यहाँ से नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर यही चीज़ जो है वो चलती रही तो फ्यूचर जो है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का फ्यूचर ऐसा दिखेगा, किसी भी देश के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। हमारा जो भी हमारे ईगो हैं कि हमने ये डेवलप किया, वो डेवलप किया, वैसे हमने, आई मीन टू से ह्यूमन बींग्स ने, कि किसी देश के पास ऊंची इमारतें हैं, किसी देश के पास ये है, वो हैं, ब्यूटीफुल ब्रिजेस, जो भी सिटी विटी जो भी हमने डेवलप किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, 1-2 दिन में एक भूकंप आ जाएगा, सारी चीज़ें चली जाएगी। एक शहर में अगर 500, 700%, 1000% ज़्यादा बारिश हुई, दैट्स इट, इट्स डन। और ये सारी चीज़ें जो हैं अब होने लगी हैं। वी हैव टू वेक अप, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और यूनाइटेड नेशंस लेवल पर ये सारे देश जो हैं वो तो काम करेंगे, तब करेंगे। हम देखते हैं कि उसमें भी कितना सारा पॉलिटिक्स होता है। आई वुड से इंडिविजुअल एक्शन के बिना, मैं, आप, हम सब, हमसे जो भी हो सकता है, हमारी जो भी लिमिटेड नॉलेज है, अगर हम घर के बाहर निकल रहे हैं, राइट, और हमारा एयर कंडीशन ऑन है, हमारी लाइटें जल रही हैं, आपका कंप्यूटर ऑन है, राइट, दिन हो गया, नाइट लैम्प ऑन रखा है, ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, ये छोटे छोटे स्टेप्स
अगर इतना भी हम करें तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग, क्योंकि अगर पूरा देश जो है, पूरे देश के लोग जो हैं या फिर पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इतनी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वेस्ट ना करें, तो उतना हमें कम कोयला जो है वो जलाना पड़ेगा. दैट विल मेक ए बिग डिफरेंस. अगर हमें लेट्स से 100 मीटर कहीं पर जाना है, 200 मीटर कहीं पर जाना, अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी. अगेन इसलिए मैंने कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी जो भी हमारी है, तो अगर हम वो चल के जाएं तो उतना, भले ही आपको लगे कि भाई मैंने 100 ml पेट्रोल यूज़ नहीं किया तो उससे क्या, बट 100 ml हर कोई सेव करेगा तो उतना कार्बन जो है वो कम होगा. तो हमसे जो भी जहाँ पर भी हो सकता है, पानी बचा सकते हैं तो बचाइए, राइट, पेड़ उगा सकते हैं तो उगाइए. एक बात मुझे यहाँ पर आपके साथ तो शेयर करनी है. अभी क्या हुआ कि ये जो श्राद्ध और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट, तो मेरे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है, मेरा इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, राइट, तो उनके फादर का निधन जो है वो आज से लगभग 2.5 साल पहले हुआ. तो लॉकडाउन से जस्ट 2-3 महीने पहले. तो हम गए थे एक जगह पर चैरिटी करने के लिए, राइट, तो उसने सारी खाने पीने की चीज़ें जो हैं, आटा वगैरह ये सारी चीज़ें ली थी. और एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे सिटी में, तो वो गरीबों को खाना खिलाना ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, एक एनजीओ है. तो हम एनजीओ की ऑफिस में गए, तो आई वाज सो हैप्पी टू नो कि ये सारी चीज़ें जो दी ना हमें, मीन्स मेरे दोस्त ने जो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैरिटी की, राइट, दान किया, तो बदले में उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा पता है, कि वो उनके पिताजी के नाम का एक पेड़ जो है, उनके नाम का इन द सेंस कि उनकी याद में एक पेड़ उगाएंगे, राइट, और अगर वो चाहे तो वहाँ पर उनके पिताजी का नाम भी लिखा जाएगा. राइट, वो मीन्स वो नाम वाम तो चलो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा. तो ये बर्थडे पर भी किया जा सकता है, कोई ऐसे ओकेजन्स पर किया जा सकता है. तो अगर हम इंडिविजुअल एक्शन ले, फिर वो भले ही, लाइक फॉर एग्जांपल मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस, तो आई एम ऑल्सो प्लेइंग ए स्मॉल पार्ट इन इट, राइट. तो वैसे ही आप भी ये चीज़ जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं. और ये मेंस एग्जामिनेशन में ये सिर्फ कान को अच्छा लगे उसके लिए नहीं है, दिस इज़ द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. यूनाइटेड नेशंस चाहे कितना भी कुछ, मीन्स स्वच्छ भारत अभियान को देख लीजिए, आपकी सोसाइटी में ही आप देख लीजिए, राइट. अगर मोदी सरकार ने क्या क्या नहीं किया, राइट, आपके स्टेट लेवल की जो भी अलग अलग सरकार हैं, बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन जब तक लोग प्लास्टिक जो हैं उसको, प्लास्टिक या फिर जो भी कचरा है, ऐसा वेफर का पैकेट खोला और वेफर खा ली और पैकेट जो है वो ऐसा ही, देखते हैं ना बड़ी बड़ी कारों में से भी लोग जो हैं वो शीशा उतार कर जो प्लास्टिक की बोतल है वो रोड पर फेंक देते हैं. तो ये सारी एक्शंस अगर हम नहीं लेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर हम नहीं रोकेंगे, तो फिर यूएन थोड़ी, एंटोनियो गुटरेस साहब हर एक गली में से निकलेंगे और हमें अवेयर करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा. वी हैव टू क्रिएट ए चेन रिएक्शन. तो दिस इज़ द सॉल्यूशन. इंडिविजुअल एक्शन के बिना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है. इंडिविजुअल एक्शन जब तक लोग नहीं लेंगे तब तक रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा. और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है. थोड़ा वक्त ये चला गया और 10-15 साल ऐसा ही चलता रहा तो फिर टिपिंग पॉइंट को हिट कर जाएंगे. उसके बाद देयर इज़ नो रिटर्न जर्नी. एक बार आप एक हद से आगे निकल गए एंड दैट्स इट. उसके बाद आप फिर से चीज़ों को बैक टू नॉर्मल जो है वो हम नहीं कर पाएंगे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कहना यह है पाकिस्तान के बारे में कि 6.4 मिलियन लोग जो हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत है. यूनिसेफ का कहना यह है कि 16 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं ये डिस्ट्रेस में हैं एंड 3.4 मिलियन ऑफ देम नीड लाइफ सेविंग सपोर्ट. इनको लाइफ सेविंग सपोर्ट की आवश्यकता है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कि हम एक विषय पर डिस्कशन करते हैं, उसके कितने सारे लेयर्स जो हैं, इट्स लाइक एक ब्रांचेस, राइट. एक चीज़ की शुरुआत की, उससे 2-3 और चीज़ निकली, उसमें गए हम स्मार्ट डिप्लोमेसी और उसके बारे में बात कर रहे थे और क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने लगे. बट इट्स गुड. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं. और आपका अप्रोच भी जो है वो होना चाहिए कैसा, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में इंटर अप्रोच, राइट. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का बेसिक मतलब मैं आपको बता दूं, जो मकड़ी का जाला होता है तो कैसे कनेक्टेड होता है. तो अगर आप हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ेंगे तो हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट हिस्ट्री. हिस्ट्री और जियोग्राफी की एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं,
राइट, आपने क्या इस एंगल से कभी चीज़ों को देखा कि जहाँ के लोग वह वैसे उनके जो पानी के मटके जो मिले हैं, राइट, इंडस वैली में, तो उसका शेप जो मिला है उसके पीछे रीज़न ही ये है कि वहाँ पर नदियाँ हैं, राइट, तो ऐसे ही आप इजीली पानी भर सकते हैं, तो उस प्रकार का शेप मिला। जो अरेबिक जहाँ पर ये सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान एक्सेट्रा, ये सारा जो रीजन है, तो उस रीजन के जो हमें बर्तन मिले हैं तो उसका शेप अलग है। उस वो इट्स लाइक ए टी केटल जैसे होते हैं, राइट, उसमें आप एक वो भी लगा सकते हैं जिससे वो पानी जो है वो इवोपरेट ना हो, पानी जो है वो गिर ना जाए, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं कैमल घोड़े पर ट्रैवलिंग कर रहे थे, पानी बहुत ही प्रीमियम चीज़ है। तो जैसी जियोग्राफी वैसी उनकी संस्कृति बन गई, राइट, तो और संस्कृति और ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। 29 अगस्त 2022 की बात है जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया, सडन टू सी द डिवास्टेशन कोस्ड बाय द फ्लड्स इन पाकिस्तान, वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट condolences to the families of the victims, the injured and all those affected by the natural calamity and hope for an early restoration of normalcy. पीएम ने ये ट्वीट किया, यू कैन से भारत ने ये ट्वीट किया, भारत ने चिंता व्यक्त की, राइट, और बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, तो हमने आई एम श्योर ऑफर भी की होगी कि अगर हम आपकी मदद कर सके तो वी आर मोर देन हैप्पी टू डू दैट। लेकिन आज से 10 साल पहले 2010 में जब वहाँ पर इस प्रकार के इश्यूज़ हुए थे, तो जब भारत पाकिस्तान के पास गया और भारत ने कहा कि देखिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, तो पाकिस्तान ने कहा जो भी आप देना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस को दे दीजिए, वाया यूनाइटेड नेशंस जो है वो ये चीज़ें हमें मिल जाएगी। मीन्स लाइक अगर मैं डायरेक्टली आपको दे सकता हूँ, पड़ोसी देश हैं, तो फिर यूएन को दूँ और उसके बाद आप एक्सेप्ट करें तो उसका क्या मतलब है। तो इस प्रकार की स्टुपिडिटी जो है वो पाकिस्तान ने उस टाइम पर डेमोन्स्ट्रेट की थी। अब वो इस समय पर भी ऐसी स्टुपिडिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमारी जो कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि हम एक स्टैंड लें, हम उनकी मदद करें, क्योंकि साउथ एशियन सार्क का मेंबर तो है ही पाकिस्तान, लेकिन जो क्लाइमेट की वजह से प्रभावित जो रीजियन है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रीजन्स हैं उनमें से एक रीजन है साउथ एशिया। भगवान ना करे, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो किसी भी देश की, ये 8 देशों में से किसी भी देश की ऐसी सिचुएशन जो है वो कभी भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 2019 में जो हमारे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है वो हमने चेंज किया, तो पाकिस्तान ने तब से रोड जो हैं वो बंद कर दिए हैं। तो ये अननेसेसरी, इससे पाकिस्तान का कोई फ़ायदा, उससे क्या हुआ पता है कि जो सामान, भारत का सामान पाकिस्तान में बेचा जाता था, अब ये सामान पहले दुबई जाता है और दुबई के बाद ये पाकिस्तान पहुंचता है, तो वहाँ के लोगों के लिए ही ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। तो ये आज भी वो चीज़ें जा रही है लेकिन वाया दुबई, तो इसका कोई लॉजिकल मतलब नहीं है। When it comes to a humanitarian act, there is no need to wait for someone to beg. जब मदद की बात आती है, बहुत ही अगेन इम्पोर्टेंट लाइन है, कोई आपसे भीख मांगे, कोई आपकी मदद मांगे, तब आप उसकी मदद करें जब आपको पता है कि उसकी हालत जो है वो ख़राब है, उसको मदद की ज़रूरत है। तो ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के लिए ये डिप्लोमेसी में भी ये बताई गया, डिप्लोमेसी में भी ऐसा चलता है कि डोंट वेट कि कोई देश आकर आपकी मदद मांगे। पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि उनको $30 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी फिर से चीज़ों को बैक टू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और ये सारी चीज़ों को करने के लिए। $30 बिलियन इज़ अ बिग अमाउंट, लेकिन फ़िलहाल जो मेडिसिन हैं, कंबल हैं, जो भी दवाई एक्सेट्रा, खाने पीने की चीज़ें, फूड पैकेट्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत ईजिली प्रोवाइड कर सकता है और भारत को इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन इस टॉपिक का यही है, इंडिया शुड एक्ट विदाउट फर्दर डिले। भारत को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहाँ पर एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर देखते हैं अगर वो हमें टर्न डाउन करते हैं, देन वी कैन सेंड इट टू यूएन या फिर दुबई और दूसरे जो भी अलग देश हैं और अलग प्लेयर्स हैं, तो उनको दिया जा सकता है सामान, बट वी शुड एक्ट। पाकिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान की सरकार के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और हमें यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों की मदद करनी है, यू नो। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी शुड डू, ये कहता है ये आर्टिकल, एक एक्स डिप्लोमेट ने इस आर्टिकल को लिखा है। द पीस प्रिंसिपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मुलाकात जब एससीओ की समिट के साइडलाइंस में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू बी प्रिसाइज, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट कहा जो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी फेमस हुआ अराउंड द वर्ल्ड।
पीएम मोदी साहब ने ये कहा, टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर, कि आज का ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है। एक वक्त था जब युद्ध का युग चल रहा था, लेकिन आज वो युग खत्म हो चुका है। आज तो कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ों का युग है। तो ये जो स्टेटमेंट है, टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर, तो कई मीडिया हाउसेस ने और कई लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि अब भारत जो है वो रशिया से थक चुका है और भारत ने ये कह दिया, देखिए अब बस कीजिए, अब अगर आपने इस प्रकार का बिहेवियर कंटिन्यू किया तो भारत फिर आपकी मदद नहीं करेगा, भारत आपके पक्ष में नहीं रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यानी कि हमारे देश ने जो स्टेटमेंट दिया तो उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर वन, Modi has been asking for cessation of violence from the time Russia invaded Ukraine. आपको याद होगा कि उस टाइम पर the first person to give a call to Vladimir Putin was प्राइम मिनिस्टर मोदी। जब ये युद्ध की शुरुआत हुई तब से हम कह रहे हैं कि वायलेंस जो है उसको बंद कीजिए। तो पहले से ही हमारा ये स्टैंड रहा है। नंबर टू जो है, ही एंड अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिगर्स हैव always been clear that New Delhi's approach to particular aspects of this geopolitical crisis will be driven also by national interest. हम हमारे देश के राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए ही इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसको डील करेंगे, और हर एक देश जो है वो ऐसा ही करता है। तो हमने भी यही अप्रोच, जो ये दो चीज़ें, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, राइट, हम कह रहे हैं कि वायलेंस को बंद कीजिए। दूसरी चीज़ कि हम जो भी करेंगे वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। दिस इज़ द रीज़न कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं, जो हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र देश हैं, तो ये सारे मित्र देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगाने की शुरुआत की, तो भारत भी उनके साथ ऐसा नहीं कि चलो वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, यूएसए लगा रहा है तो हम भी कर लें। नो, भारत ने क्या किया, भारत ने सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर अपने आप को ज्वाइन नहीं किया। भारत ने पीस और नेगोशिएशंस पर ही जोर दिया। और ये सारे जो सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें जब लग रही थी और मीन्स ये सारी बातें हो रही थी, तो भारत ने, मीन्स एस जयशंकर साहब का वो स्टेटमेंट भी काफ़ी वायरल हुआ था कि यूरोप जो है वो एक दिन, यूरोप जो है वो दोपहर तक, आफ्टरनून तक जितना ऑयल मंगवाता है रशिया से, उतना भारत एक महीने में मंगवाता है। राइट, कि एक महीने में हम जितना ऑयल और गैस रशिया से खरीदते हैं उतना तो यूरोप आफ्टरनून तक, सुबह उठकर और आफ्टरनून तक, दोपहर तक इतना मंगवा लेता है। तो अगर किसी को रोकना है तो पहले यूरोप रोकिए, वहाँ पर युद्ध चल रहा है, वहाँ का इश्यू है, राइट। और आप हमें कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए। तो भारत ने क्लियरली बता दिया, देखिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। और जब मोदी साहब ने ऐसा कहा कि दैट इजंट द वॉर, दिस इजंट द वॉर, दिस इजंट द एरा ऑफ वॉर, तो उनका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। भारत का यहाँ पर मतलब ये है कि हम कह रहे हैं, हम री एम्फेसिस कर रहे हैं, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये वॉर जो है, इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो है वो किसी के लिए विक्ट्री वाला नहीं होगा। आपको लगेगा कि विक्ट्री हुई है, लेकिन बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, बहुत पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि भारत ने जिस प्रकार से ग्लोबल लेवल पर ये एक स्टैंड लिया है, तो भारत एक पीस एडवोकेट के तौर पर काम कर सकता है। पीस एडवोकेट का प्रतीक जो है वो भारत बन सकता है। और ग्लोबल रियल पॉलिटिक में ऐसा है कि जो देश जिसके पास ज़्यादा इकोनॉमिक पावर, तो उतना उसका वजन ज़्यादा होता है। भारत जो है ऑलरेडी वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, और अगर चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन में चलती रही, राइट, तो 2027 में हम 4th लार्जेस्ट बन जाएंगे और 2029 तक 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। तो इकोनॉमी के साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर अगर आप देखें कि इतिहास को देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि जो पावरफुल देश हैं तो उन्होंने दूसरे देशों पर दादागिरी की, ये सारी चीज़ें की। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, हमने कभी भी हमारी इकोनॉमिक साइज़ या फिर हमारे देश की साइज़, पॉपुलेशन की साइज़ का दुरुपयोग नहीं किया। हम एग्रेसिव कंट्री में नहीं आते हैं, राइट, क्योंकि एग्रेशन और ये सारी चीज़ें जो है उसका फेस भी एक समय पर ख़त्म हो जाता है, जब इंसान को या फिर किसी समाज को पता चल जाता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिफेंस नहीं करना आता है, राइट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एग्रेशन हम जो हैं वो नहीं दिखाते हैं। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश में है। लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मोदी साहब ने कहा था कि भारत की डेमोक्रेसी जो है, इट इज़ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। तो इस एंगल से देखें, फिर वी हैव महात्मा गांधी जी, राइट, हमारे देश के हैं। हमारे सिविलाइजेशनल ईथोस अगर हम देखें, तो ये सारी चीज़ें जो अश्वमेघ होता था, कि जिसमें एक जो घोड़ा है उसको छोड़ा जाता था, तो उस समय की डिप्लोमेसी आप सोचिए, जस्ट थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि विदाउट वॉर
आप युद्ध बिना, अगर कोई उस घोड़े को चैलेंज नहीं करता है तो वो टेरिटरी जो है वो उस किंगडम के अंडर आ जाएगी, अगर कोई चैलेंज करता है तो युद्ध होगा। लेकिन विदाउट वॉर एज वेल, अगर आपको टेरिटरी एक्सपांड करनी है डिप्लोमेटिकली, तो ये चीज़ें भी बहुत पुरानी एक, तो इतने सिविलाइजेशनल इथोस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो 21st सेंचुरी में एक इन्फ्लुएंशियल पीस एडवोकेट के तौर पर डेफिनेटली इंडिया जो है वो एक परफेक्ट रोल मॉडल है। ये आर्टिकल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फंडिंग द फ्यूचर, राइट। अब एक प्रोसीजरल रूल सरकार ने बनाया था कि जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके पहले क्या होता था कि उनका जो मेन अकाउंट था, एक इंस्टीट्यूशन का जो सेंट्रल अकाउंट है, उसमें सारा फंड जो है वो दिया जाता था। लेकिन मार्च में सरकार ने एक नया रूल बनाया कि आपको एक ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो कोई एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके लिए एक नया अकाउंट, तो ये सारे अकाउंट को खोलने में बहुत समय लग जाता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक अकाउंट में एक साथ सारे पैसे हैं, राइट। तो फ़ायदा ये होता है कि वो जो पैसे हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट से बहुत सारे खर्च जो हैं वो निकल जाते थे। लेकिन फिर ये जो नया रूल आया तो उसकी वजह से पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट, और इश्यूज़ भी काफ़ी हो रहे थे। लेकिन सरकार ने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये चीज़ जो है वो अब हटाई जाएगी। तो इट इज़ गुड। अगर रिसर्चर्स जो हैं वो ये छोटी बड़ी चीज़ों को ही, अननेसेसरी प्रोसीजर्स को फॉलो करने लगे, तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या रहेगी। और नई सिस्टम अगर हम रिसर्चर्स के लिए कोई चीज़ जो है वो लेकर आते हैं, तो वो चीज़ जो है वो इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा फ्री बनाए। फ्री इन द सेंस के छोटी बड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, जो टाइम वेस्ट करती है, तो ऐसा ना हो, वो फ्रीली अपना जो मेन कोर काम है उस पर फोकस कर सके। दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड हैव, राइट। तो ये चीज़ चलो सरकार ने अच्छी की है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे देश में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है व्हेन इट कम्स टू R&D, तो ये है। यहाँ पर बहुत जगहों पर स्पेंड किया जाता है, लेकिन आई रीड इट एज इन्वेस्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अगर आप पैसे लगाते हैं तो दैट इज़ नॉट स्पेंडिंग, दैट इज़ नॉट एक्सपेंडिचर, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। उससे कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त होता है जिसकी हम आज वैल्यू समझ ही नहीं सकते, लेकिन डाउन द लाइन उसका इतना बेनिफिट होगा वी कैन नॉट इमेजिन। पर कैपिटा ग्रॉस एक्सपेंडिचर और R&D, अब देखिए ऑन R&D, GERD जिसको कहते हैं, राइट, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नीति आयोग का जो लेटेस्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट है वो ये कहता है कि हम सिर्फ $43 स्पेंड करते हैं, राइट। टोटल हमारे देश का जो टोटल हमारे ये पर कैपिटा है, राइट, कि एक व्यक्ति के पीछे अगर देखा जाए तो हमारे देश में सिर्फ $43 ही हम स्पेंड करते हैं। और हमारी GDP जो है, टोटल GDP, तो उसका 0.7% ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे इन्वेस्ट करते हैं। USA की बात करें तो एक इंडिविजुअल के पीछे वो $1,800 जो है वो स्पेंड किया जाता है। और अपनी GDP, नाउ रिमेंबर USA की GDP हमसे बड़ी है, राइट। तो उनकी GDP, उनकी इकोनॉमी भी बड़ी है, उनकी इकोनॉमी की साइज़ और उनकी GDP, तो उनकी GDP का 3.4% इज़ अ बिग अमाउंट। इतना वो R&D पर स्पेंड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। एंड चाइना जो है वो भी अब धीरे धीरे, अब देखिए, अपनी GDP का 2.4% और टोटल जो वो खर्च करता है पर कैपिटा पर पर्सन इज़ $325। इवन पर कैपिटा GERD इज़ इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ इज़ फार अहेड। ब्राज़ील जो है वो हमसे काफ़ी आगे हैं, साउथ अफ्रीका जो है वो काफ़ी आगे हैं। तो व्हाट वी नीड नाउ इज़ वी नीड टू स्पेंड मोर, ऑफ कोर्स वी नीड टू इन्वेस्ट मोर। और एक एपेक्स नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो 2020 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था, तो वो कहाँ पर पहुँचा है, राइट। उसका काम सिर्फ अनाउंस कर दिया, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें यह भी कहा गया कि 5 सालों के लिए 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये फाउंडेशन को दिए जाएंगे। रिसर्च के पीछे ये पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट होंगे। और दूसरे भी ऐसे एग्जिस्टिंग सेंट्रल फंडिंग एजेंसीज़ हैं, DST, DBT, CSIR, SCRB, ICAR, ICMR। तो ये जो नया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो इनके साथ कैसे कम्पीट करेगा, इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी सरकार को जल्द से जल्द जो है वो देने की ज़रूरत है। एंड वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नोइंग द किलर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब I'll give you just a bird's eye view। मेन पॉइंट ही मैं डिस्कस करूँगा, ना नॉट गोइंग वन बाय वन, राइट। एक एक लाइन को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। बहुत ही सिंपली आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि जब किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो मौत की सज़ा, डेथ सेंटेंस के बाद वो व्यक्ति जो है वो कुछ बोल सकता है,
राइट, मौत की सज़ा उसको मिल जाए, कोर्ट दे दे उसके बाद। तो मौत की सज़ा के बारे में भी वी नो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ये देनी है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऑफेंडर जो है तो उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके स्टेट ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ों का भी रिपोर्ट तैयार करवाया जाए, और जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं तो इन स्टेक होल्डर्स को पूछा जाए कि भाई आपका इस पर क्या कहना है, आपका स्टैंड जो है वो क्या है। कि कोई जेल के अधिकारी हैं, राइट, प्रोबेशन ऑफिसर हैं, जेल अथॉरिटीज़ हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, तो उनको कहा जाए कि आप असेस कीजिए इस व्यक्ति को और बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से ये ऐसा क्रिमिनल या फिर ऐसा क्राइम जो है वो शायद इसने किया। तो पहले क्या था कि एक बार ट्रायल हो जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें होती थी, या फिर उसके बाद जो व्यक्ति हैं, जो कन्विक्ट हैं, उसको बोलने का एक मौका दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि बिफोर कन्विक्शन, बिफोर और कन्विक्शन हो गया और उसी दिन कई बार सज़ा सुनाई दी, तो ऐसा नहीं, कन्विक्शन से पहले जो एक्यूज्ड हैं तो उसको एक बोलने का, उसको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। तो ये एक बदलाव जो है अभी दिया जाएगा, ये डिसाइड हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो ये गाइडलाइंस आने वाले समय में तय कर सकती है। आज के फ्रंट पेज पर बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर ये चीज़ जो है वो आपको पढ़ने के लिए मिली है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ये एक बेसिक चीज़ है, आप आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ को। अब ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, इसको देखेंगे, और फाइनल एक लैंडमार्क जजमेंट कब आता है वो भी देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है। पैडी परचेज स्कैम। अब ये जो स्कैम है, पंजाब में एक मल्टी करोड़ पैडी प्रोक्योरमेंट स्कैम जो है वो सामने आया है, और लग रहा है कि जो फंदा है वो धीरे धीरे पॉलिटिशियंस और ये अरतियास जो हैं, कमीशन एजेंट्स और फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एजेंसी, मंडी ऑफिशियल्स, तो ये अलग अलग जो एक नेक्सस पूरा बन चुका है। धीरे धीरे ये सारे लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसे कमीशन एजेंट्स को पकड़ा गया है विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा। और लग रहा है कि जो जो कहते हैं ना बड़ी मछली, फॉर्मर फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर भारत भूषण असू, तो शायद वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। उनके लिए ये साबित करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि आप सोचिए कि एक ऐसा राज्य, जिस राज्य में जो चावल का प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा राइस, राइट, उससे ज़्यादा चावल जो है सरकार ख़रीदती है। मीन्स कहाँ से लाते हो आप? एक जगह पर लेट्स से 100 किलो अगर चावल एक राज्य में पैदा हुए हैं टोटल, और आपने 110 किलो ख़रीदे किसानों से, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो ये चीज़ अब सामने आई है, और यहाँ पर पूरा एक नेक्सस है, पूरा सेटिंग चल रहा है। पॉलिटिशियंस इसमें मिले हुए हैं, ऑफिशियल्स मिले हुए हैं, कमीशन एजेंट्स, ये सारे लोगों का एक माफिया लाइक ग्रुप बन चुका है, और उनकी पूरी पकड़ जो है वो पूरी सिस्टम पर आ चुकी है। ये कैसे काम करते हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? तो ये क्या करते थे कि जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो चावल की प्राइस है वो कम है, तो वहाँ से वो पीडीएस के माध्यम से वो चीज़ों को ख़रीदते थे, ये चावल को ख़रीदते थे, और इलीगली फिर ट्रांसपोर्ट करते थे पंजाब में, और फिर यही चावल जो है वो सरकार ख़रीदती थी। तो इस प्रकार का पूरा एक बड़ा कौभांड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने डिज़ाइन कर लिया कि अपने पैसे जो हैं वो कैसे भरे। वो गाना मुझे याद आ गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और 600-700 रुपीज़ पर क्विंटल ये लोग अपने जेब में पैसे डाल रहे थे, पर क्विंटल इतने पैसे। और ऊपर से ये सामान जो उत्तर प्रदेश से लेके आए तो उसके ऊपर फेक एंट्रीज लगा दी, ट्रांसपोर्ट बिल, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, तो और लूटा हम सबको, देश के लोगों को, पंजाब के लोगों को। तो होपफुली लेट्स होप कि ये सिस्टम जो है वो क्लीन होगी। और किसानों का जो इश्यू है वो ये है कि आज भी ई नाम पोर्टल जो है उसकी डिज़ाइन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो आसानी से अपना सामान जो है वो बेच नहीं पा रहे हैं ई नाम पर। तो इसको और ज़्यादा फार्मर फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। लेट्स होप के आने वाले समय में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देश के किसी भी एरियाज़ में ना हो, और आई एम श्योर ये चीज़ अब यहाँ पर हुई है। तो लेट्स होप के दूसरे राज्यों में भी अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें चल रही है तो वो भी सामने आएगी। वी हैव टू वेट फॉर द मीडिया टू टेक सम एक्शन। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज टुडेज डिस्कशन इज कंसर्न। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक प्रश्न है, बहुत ही इजी है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं रिसर्च के लिए जो आपको काम देता हूँ, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट आपका है, रिसर्च आपको करनी है, डेवलपमेंट भी आपका है। तो मैं
मैंने कल एक टॉपिक दिया था, तो मैंने देखा बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पूरा आंसर प्रोवाइड किया है। जहाँ तक कल फिर मैंने सारी कमेंट्स मैं नहीं देख पाया हूँ बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग, बट मैंने एक देखी थी एक कमेंट, आई थिंक अमित सिंह जो हैं उन्होंने ये कमेंट लिखी थी। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही विस्तार से चीज़ों को समझाया है। तो क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट ये सारी चीज़ों की तैयारी करें, या फिर एक ही स्टूडेंट को ये सुनाई देता है जब मैं R&D के बारे में कहता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों ये चीज़ आपको करनी है? बाकी के लोग जो हैं, व्हाट आर यू डूइंग गाइस, वेकअप, ये आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स। आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप ही बताइए मुझे। एग्जामिनेशन में प्रशांत मामानी जो है वो आपके लिए एग्जामिनेशन लिखने नहीं जाएगा, या आपको ही लिखनी है। आपकी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल जो है वो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ट्रांसफ़र कर दूं और आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसकी खास बात और ब्यूटी यही है कि आपको ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो थिंक अबाउट इट। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, राइट? शेयर कीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रही है, आपने शेयर करना स्टार्ट किया है तो व्यूअर्स भी बड़े हैं, नए स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको हर रोज़, एवरी सिंगल डे इसको शेयर कीजिए। लेट्स मेक इट बिगर, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।